मेरे उस दोस्त का नाम कुशाल था। न जाने क्यों मुझे वह औरों से हटके लगता। जहाँ दशक के साथ बदलते लड़कों का व्यवहार आचरण आज के ज़माने का था। जैसे कि मेरी ही क्लास में कुछ लड़के थे जो सिर्फ गालियों से बात करते थे। यह सब देखकर मुझे ताज्जुब तो होता कि यह कैसी संस्कारहीन बच्चे हैं। वही कुशाल एकदम सीधा साधा और सरल लड़का था। शायद इसीलिए मेरा उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। वक्त के साथ साथ हम दोनों में पहचान बढ़ने लगी। हम दोनों साथ ही क्लास जाते और आते। कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम होता हम दोनों जरूर भाग लेते। लेकिन कुशाल को जानने के बाद मुझे एक बात खटकती जरूर थी कि जरूर कुशाल के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसकी परछाई वह साथ लिए चलता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि वह बंदा ही ऐसा है। कुशाल पढ़ने में अव्वल था और मैं ठीक ठाक थी। मैं तो बस डिग्री के लिए पढ़ रही थी। मुझे पढ़ाई में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, ना ही परिवार से ऐसा कोई दबाव था। मेरे सपने सीमित थे। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक क्या करूं? सो पढ़ाई जारी रखी। मेरे पिता का अच्छा खासा कारोबार था और असलियत यही है कि मुझे ना तो किसी नौकरी की ज़रूरत थी और ना ही आर्थिक सुरक्षा की। पिताजी का यही कहना था कि बिना टेंशन के पढ़ाई करूं। शादी किसी बड़े घर के लड़के से धूमधाम से करूंगा। किसी तरह का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना अवश्य चिताया था कि यदि लड़का तुम्हारी पसंद का हो तो जात बिरादरी का ध्यान रखना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पहले औकात देख लेना लड़के की, फिर प्यार के फेर में पड़ना। खाली प्यार मोहब्बत से जीवन नहीं चलता। प्यार करना लेकिन पागलपन मत करना। अब उन्हें कौन समझाए कि प्यार और पागलपन पर्यायवाची ही हैं एक दूसरे के। मैं पिताजी की हाँ में हाँ इसलिए मिलाती थी क्योंकि मेरा प्यार में पड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। पिताजी ने दुनियादारी देखी है। उन्हें मेरी चिंता होना स्वाभाविक ही था। मैं उनकी इकलौती कन्या संतान थी। मुझसे बड़े दो भाई थे जो पढ़ लिख कर पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटा रहे थे। मैं कुशाल को अपना दोस्त मानने लगी थी, सबसे अच्छा दोस्त। मैं उससे हर बात शेयर करती थी, उसे अपने परिवार के विषय में बताती थी। कभी भाइयों से झगड़ा हो जाए या माँ डांट दे तो भी उसे बताकर अपना मन हल्का कर लेती थी। मैं उसके लिए घर से टिफ़िन लाती थी। वैसे मैं टिफ़िन तो अपने लिए लाती थी, लेकिन जब से वह दोस्त बना था, खास दोस्त, तब से टिफ़िन में कुछ ज़्यादा खाना रखवा लेती थी माँ से कहकर। किसके लिए? माँ हास्य से पूछती। फ्रेंड के लिए। मैं बात को टालने वाले अंदाज में कहती। लड़का या लड़की? माँ उत्सुकता से पूछती। माँ तुम भी। मैं बात को ख़त्म करने के उद्देश्य से माँ से दूर जाकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन माँ पीछे से आकर कहती, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं तुम्हारी दोस्ती से, चाहे किसी से भी हो, लेकिन बात आगे बढ़े तो सोच समझ कर कदम उठाना। कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि माँ की बात जब तक पूरी होती मैं कॉलेज के लिए निकल घर से बाहर होती। माँ का चेतावनी भरा स्वर सुनाई देता था। चेतावनी थी या समझाइश या दोनों ही, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे अब कुशाल के बारे में सब कुछ जानना था। वैसे भी दोस्त के बारे में कुछ पता होना ही चाहिए। आज पक्का पूछूंगी। कॉलेज गई। हम दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे। 2 पीरियड हो गए। वह बहुत बारीकी से लेक्चर सुनता रहा, अपनी कॉपी पर नोट करता रहा। तीसरा पीरियड राजनीति शास्त्र का था। प्रोफेसर साहब अवकाश पर थे। सब क्लास से बाहर जाने लगे। तब मैंने कहा, चलो कुशाल, क्लास खाली है। वह कहीं डूबा हुआ था। मैंने उसको झकझोरा। जैसे उसे होश आया, हाँ चलते हैं कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। हम कैंटीन में आ गए। मैंने अपना टिफ़िन खोलकर उसके सामने रख दिया। मैंने उसकी तरफ एक पराठा बढ़ाते हुए कहा, कुछ अपने बारे में बताओ।
क्या? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मतलब अपने परिवार के बारे में? परिवार के बारे में क्या बताऊं? कुशाल ने कहा। नहीं बताना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बताओ। तो सुनो, हम 3 भाई हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। माँ है, पिताजी हैं। पिताजी वकील हैं। इतना कहकर वह चुप हो गया। अच्छा, किस शहर के हो? शहर का नहीं, गांव का हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, उसने कुछ गर्व से कहा। नक्शे के ठीक बीचों बीच। ओ, और कुछ? उसने बात को ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। बहुत कुछ, मैंने बात को बढ़ाने के अंदाज में कहा। क्या कुछ? सब कुछ। अपना तो बस इतना ही है, उसने पराठा ख़त्म करते हुए कहा और पानी का गिलास उठाया। मैंने बात बदलते हुए पूछा। मैंने बात इसलिए बदल दी कि परिवार के बारे में बताते समय उसके चेहरे पर कुछ तनाव सा आ गया था। अच्छा, मैं कैसी दिखती हूँ? मतलब? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। ज़्यादा मतलब मत निकालो। मैं सिर्फ ईमानदारी से यह जानना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम कैसी दिखती हो? आईना तो रोज़ दिखती ही होगी। अरे कुशाल, मुझे पता है कि मैं ठीक ठाक दिखती हूँ। बस तुम्हारा नज़रिया जानना चाहती हूँ। मतलब मुझ में क्या खास है कि कोई मुझसे प्यार करे, शादी के लिए प्रपोज करे? कहने का मतलब, लड़कों की देखने की जो दृष्टि होती है उसके हिसाब से मैं कैसी दिखती हूँ। मुझे उसके उत्तर की प्रतीक्षा थी। मैं जानती थी उसका उत्तर ईमानदारी का होगा। तुम इतनी तो अच्छी दिखती हो कि शादी का कोई प्रपोजल आए तो कोई लड़का तुम्हें इस कारण से तो नहीं ठुकरा सकता कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, तुम खूबसूरत हो, उसने कहा। और मुझे भरपूर यकीन हो गया। अपने सुंदर होने का भरोसा तो था मुझे, लेकिन ठीक ठाक सा। उसके कहने पर भरपूर भरोसा हो गया। तुम्हें बीए ही करना था तो अपने शहर में ही रहकर कर सकते थे। इतनी दूर दिल्ली आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे अचानक पूछने से वह परेशान सा हो गया। यूं ही पूछा। उसके चेहरे की परेशानी भांपकर मैंने कहा। कुछ देर वह शांत रहा। फिर उसने कहा, मेरे पिता चाहते थे कि मैं घर से दूर रहूं। क्यों? ये तो वही बता सकते हैं। और प्लीज़, तुम्हें मेरे बारे में जो जानना है पूछ सकती हो, लेकिन मेरे परिवार के विषय में मत पूछना। मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में। बताने लायक जितना था मैंने बता दिया। और कुछ साल खामोश हो गया। माहौल कुछ बोझिल सा हो गया था। मैंने उसके परिवार के विषय में बात करना ठीक नहीं समझा। मुझे कोई मतलब भी नहीं था उसके परिवार से। एक जिज्ञासा रहती है दोस्त के बारे में जानने की। अपने इस दोस्त के बारे में कुल जमा इतना ही जानकारी से संतुष्ट होना पड़ा कि वह मेरे साथ बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। लेकिन क्यों, पता नहीं, जो अपने परिवार के बारे में बात करना नहीं चाहता, करता है तो तनाव में आ जाता है। अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए है मेरा दोस्त। कल रविवार है, मूवी देखने चलोगी? मैंने पूछा। देखो, तुम मुझे कैंटीन में चाय नाश्ता करवाती हो, इतना काफ़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की मेरे लिए अपने पैसे खर्च करे। लेकिन चलो ठीक है, इतना, इसके आगे नहीं। मूवी चलेंगे, लेकिन जब जब मेरे पास पैसे होंगे। और कब होंगे यह नहीं कह सकता। तुम्हारे मेरे बीच में पैसे कहाँ से आ गए? हम दोस्त हैं। आज मेरे पास है, मैं खर्च कर रही हूँ। कल तुम्हारे पास होंगे, तुम खर्च कर देना। मैंने नाराज होते हुए कहा। अब तुमसे कुछ पूछ भी तो नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी तुम्हें हर महीने कितने रुपए भेजते हैं? 7,000 रुपये, उसने उत्तर दिया, जिसमें हॉस्टल और महीने की ज़रूरी खर्च निकालकर मुश्किल से 500 रुपये बचते हैं। कभी वे भी नहीं। चलो इतना तो बताया, लेकिन कल मूवी चलते हैं। तुम्हें मालूम है, हमारे गांव में और शहर में भी इस तरह लड़के लड़की का बात करना ठीक नहीं समझा जाता। अभी तक तो पता नहीं क्या उपद्रव हो जाते हैं। उसने कहा। जनाब, यह आपका गांव नहीं है, दिल्ली है, महानगर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। मैंने दिल्ली की तारीफ करते हुए कहा। दिलवालों की दिल्ली। लेकिन दिल्ली है तो भारत में ही। यहाँ भी धर्म जाति कुछ तो माने रखती होगी।
उसने कहा, हाँ रखती है, लेकिन इतना भी नहीं। इस कॉलेज में हम ही दोस्त नहीं हैं। हर लड़की का कोई दोस्त लड़का है। सब एक दूसरे के परिवार में आया जाया करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन हैसियत में बराबरी के होते हैं। अब दोस्ती में हैसियत कहाँ से आ गई? हम दोस्त हैं, यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें धर्म, जाति, भाषा जैसी समस्याएं आड़े नहीं आती। वह चुप होकर सुनता रहा। कभी चलो मेरे घर। वह चुप रहा। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ, अपने परिवार के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, लेकिन तुमसे कुछ पूछो तो तुम्हें बुरा लगता है। मत बताओ, लेकिन इतना तो बताओ कि आगे का क्या इरादा है। बीए करके वापस घर जाओगे या कुछ करोगे? घर? मेरा घर कहाँ है? मैं तो अनाथ हूँ जैसे। लरसते हुए उसके शब्द और उसकी आंखें भर आई। कह देने से मन हल्का हो जाता है कुशाल, मैंने कहा। कहने को कुछ नहीं है। हाँ, मैं घर वापस नहीं जाना चाहता, यही कुछ करना चाहता हूँ। आगे एमए भी करना है और पिताजी से आर्थिक मदद लेने की इच्छा नहीं है। थैंक्स, कुछ तो बोली, मैंने कहा। तो कल मूवी देखना पक्का रहा? हाँ पक्का। सिनेमा हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हॉल में अधिकतर युवा थे और अपनी बीवियों या गर्लफ्रेंड के साथ थे। बहुत सी लड़की लड़कियां आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे, कुछ बहुत धीरे। एक दूसरे का हाथ थामे प्रेम भरी बातें हो रही थीं। फिल्म की तरफ आंखें थीं, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ। शादीशुदा जोड़ी सलीके से बैठे थे। इंटरवल में पत्नी की फरमाइशें पूरी कर रहे थे पति। प्रेमी जोड़े आपस में प्रेमालाप कर रहे थे। एक मैं थी और मेरा दोस्त, जो लोगों की दृष्टि में प्रेमी जोड़े ही थे, लेकिन हम चुपचाप फिल्म देख रहे थे। बात हुई भी तो कॉलेज की पढ़ाई की। हम पूरी फिल्म देख कर निकले। नज़दीक ही कॉफ़ी शॉप थी। मैंने कहा, एक एक कॉफ़ी हो जाए। मैं बात करना चाहती थी, लेकिन कुशाल था कि हाँ हूँ के सिवा बहुत कम बात करता था। पता नहीं क्यों मैं उसके विषय में अधिक से अधिक जानना चाहती थी। उसके पास कुछ था ही नहीं शायद बताने को। पहले उसकी खामोशी मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब यह सोचकर अखरने लगी कि वह मुझसे ठीक से खुल नहीं रहा है या नहीं खुल पा रहा है। पता नहीं क्या बात थी। बात थी भी या नहीं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता। मैं क्यों उसके बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक हूँ? क्यों वह मुझसे अपने घर परिवार के लोगों की बात नहीं करता? अच्छी बुरी ही सही, कुछ तो बताए, कुछ तो बात करे। अच्छा, तुम 25 साल की उम्र में बीए सेकेंड ईयर में हो, कुछ लेट नहीं हो गए हो? फेल हुए थे या बीच में पढ़ाई छूट गई थी? मेरे पूछने पर उसने कहा, 12वीं के बाद पढ़ने का इरादा ही नहीं था। वह तो घर का माहौल ही ऐसा था कि आना पड़ा। वकील का लड़का और केवल 12वीं पास। माँ नहीं चाहती थी आगे पढ़ाना। क्यों? सौतेली जो थी। क्या तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की? हाँ, एक जवान बेटे के होते हुए? नहीं, 3 बेटों के होते हुए। और लड़की शादी को राजी हो गई? हाँ, ऐसा होता रहता है। गरीब घर की लड़कियों के माता पिता के पास चारा भी नहीं होता। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी माँ की? मुझसे 4-5 साल बड़ी। और पिता की उम्र? लगभग 45 साल। क्या? हाँ। मैं चुप रही और यह भी समझ गई कि विमाता के होते हुए लड़कों को कौन पूछता होगा। पिता नई पत्नी को खुश करने में लगे रहते होंगे। बेचारे लड़के नौकरों की तरह रहा करते होंगे। इसीलिए कुशाल ने इतनी दूर आकर पढ़ने का निर्णय लिया। इसी कारण वह घर नहीं जाना चाहता था। यहीं पर पढ़ाई के बाद काम की तलाश करना चाहता है। अब सब कुछ स्पष्ट था। मुझे आगे उसके परिवार के बारे में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे मन में जो प्रश्न थे उनका समाधान हो चुका था। मेरे भाई की शादी थी। शादी की व्यस्तताओं के चलते मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। पढ़ाई में बहुत कुछ छूट रहा था। इस समस्या का समाधान किया मेरे खामोश दोस्त ने। कुशाल ने मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं नोट्स बनाकर दे दूंगा। मैं निश्चिंत हो गई। शादी में मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों और कुछ प्रोफेसरों को भी निमंत्रण भेजा। कुशाल से भी कहा, तुम मेरे खास दोस्त हो, तुम्हें तो आना ही है। सब आए, लेकिन कुशाल नहीं आया। मैं कुशाल के दोस्तों से पूछ भी नहीं सकी।
सोचा मिलने पर लड़ूंगी, पूछूंगी, गुस्सा करूंगी, क्यों नहीं आया। वैसे उसका स्वभाव ही एकांत प्रिय है। कॉलेज में जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है तो वह कन्नी काट लेता था, लेकिन मैंने इतने अपनेपन से बुलाया फिर भी नहीं आया। शादी के कार्यक्रम निबटने के बाद जब मैं कॉलेज पहुंची तो पता चला कि वह अपने घर गया है। मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। कम से कम मुझे बता कर तो जा सकता था, एक फ़ोन तो कर सकता था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही उसे अपना दोस्त मानती हूँ, वह नहीं। मैं उससे जितना जुड़ने की कोशिश करती वह उतना ही बचने की कोशिश करता है। दोस्ती एक तरफा नहीं निभाई जाती। छोटे शहर की मानसिकता का अभी तक त्याग नहीं किया है उसने। कॉलेज की कैंटीन में मिलो या कॉफ़ी शॉप में हर जगह पर दिखता रहता है कि हमें कौन देख रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सोच रहा है तो सोचता रहे। फिर मैं दिल्ली की हूँ, मुझे इसकी चिंता होनी चाहिए। मेरे घर वाले रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, मैं लड़की हूँ, कोई कुछ कहेगा तो मुझे। लेकिन नहीं, जनाब को ज़्यादा चिंता रहती है। यह भी नहीं समझता कि यह दिल्ली है, यहाँ सब व्यस्त हैं अपने अपने में, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। मैंने उसको फ़ोन लगाया, एक बार नहीं बल्कि कई बार, लेकिन हर बार स्विच ऑफ। हो सकता है यह सोचकर किया हो कि स्मॉल टाउन के परिवार वाले यह न सोचे कि लड़की क्यों फ़ोन कर रही है। खैर, जब आएगा तब बात करूँगी। तभी कॉलेज के उसके खास दोस्त ने आकर मुझसे कहा, आपके लिए नोट्स छोड़कर गया है कुशाल। कॉलेज के बाहर खड़ी हुई अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने उसको थैंक्स कहकर पूछा, कुछ बता कर गया है क्या कुशाल, कब तक आएगा। कह तो रहा था कि हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, उसने कहा। इससे ज़्यादा पूछना मैंने उचित नहीं समझा। घर पहुंचकर मैंने नोट्स अपने कमरे में रख दिए और नई भाभी के साथ गप्पे मारने लगी। रात में खाना खाने के पश्चात मैं अपने कमरे में पहुंचकर पढ़ाई करने बैठी। मैंने नोट्स निकाले। नोट्स मिलने के बाद मुझे वह खामोश दोस्त बहुत याद आया। क्या बात थी जो अचानक उसे जाना पड़ा। वह तो जाना ही नहीं चाहता था। इसी सोच और उधेड़-बुन में मस्तिष्क उलझा रहा। पंकज ने मुझे करीब 15 दिनों बाद एक पत्र देते हुए कहा, कुशाल ने आपके लिए भेजा है। और मैं पत्र को पढ़ने की लालसा में कॉलेज के पार्क में पहुंची। पार्क में बने संगमरमरी चबूतरे पर बैठकर मैं पत्र पढ़ने लगी। मैंने पत्र पढ़ना आरंभ किया। प्यारी दोस्त खुशी, ढेर सारा स्नेह। तुमने मुझे जो अपनापन दिया वह मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम अक्सर मेरे परिवार के बारे में जानना चाहती थी और मैं बताने से कतराता था। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, लेकिन अब बताना जरूरी है, अन्यथा मुझे लगेगा कि मैंने अपने दोस्त से कुछ छिपाया है। हम 3 भाई हैं। तीसरे भाई के पैदा होते समय माँ चल बसी। उस समय मैं 12वीं पास कर चुका था। पता नहीं पिताजी स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे या उन्होंने हमारी देखभाल के लिए शादी की थी। लेकिन हम दोनों भाई इतने भी छोटे नहीं थे कि पिता को हमारी देखभाल के लिए शादी करनी पड़े। तीसरे को वैसे भी हम स्वयं संभाल रहे थे। बहरहाल बाद के कुछ दिनों में साफ हो गया कि उन्होंने अपने सुख के लिए शादी की थी। उनकी नई पत्नी एक गरीब घर की अति सुंदर लड़की थी जिसके पिता नहीं थे और उनकी 2 बहनें और थीं। ऐसे में उनकी माँ ने हमारे पिताजी को अपनी बेटी कुछ इस तरह सौंप दी मानो एक बड़ा कर्ज चुका दिया हो। शादी के बाद पिता मात्र पति बनकर रह गए और विवाहित दंपति की हम तीनों भाइयों पर नज़र भी नहीं जाती थी। हम जैसे अनाथ हो चुके थे। दोनों छोटे भाई तो स्कूल चले जाते, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते। मैंने कॉलेज जाने का प्रयास किया लेकिन मुफ्त का नौकर कहाँ मिलता। पिता ने यह कहकर पढ़ाई छुड़वा दी कि मैं काम पर चला जाता हूँ, दोनों भाई स्कूल। ऐसे में तुम्हारी माँ यानी उनकी पत्नी घर में अकेली रह जाती है। मेरा घर में रहना ज़रूरी है। पढ़ाई तो प्राइवेट में भी कर सकता हूँ, पढ़ कर भी क्या करना है, खेती बाड़ी देखो। पिता सुबह चले जाते और बहुत जल्दी लौटने के प्रयास में भी रात की 8 बज ही जाते। विमाता को मैं अक्सर उदास ही दिखता। कहने को तो वे पति के सामने खुश नजर आती, लेकिन वो खुश नहीं थी अंदर से। साथ रहते रहते दुश्मनों में भी लगाव हो जाता है। हम दोनों में भी लगाव हो गया।
लगाव स्वाभाविक भी था। सुंदर तो वे थी ही। वे मुझे अपने मन की बात बता देती थीं। अपने सुख दुख मुझसे कहकर अपना दबा हुआ गुबार निकाल लेती थी। उन्होंने कहा, इस घर में आप नहीं होते तो मेरा तो दम घुट जाता। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु और गरीबी ने मेरे सारे सपने धूल में मिला दिए। आज मेरे पिता होते तो तुम्हारे पिता की उम्र के होते। मैं उनसे घुल मिल नहीं पाती। मुझे उनके सामने जाने में वैसा ही संकोच होता है जैसा एक जवान बेटी को पिता के सम्मुख। वे मुझे हर संभव खुश रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। सभी कामों में मैं उनका हाथ बटाता, बाहर के सारे काम मैं करता। अक्सर वे मेरे साथ बाहर घूमने जाने लगी। गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से लेकर खेती बाड़ी देखने के लिए। पता नहीं किसने क्या कहा पिताजी से। मैं तो उन्हें विमाता का पति ही कहूँगा। उन्होंने बाद में पूरी तरह सिद्ध भी कर दिया। एक दिन गुस्से में घर आए और अपनी पत्नी पर बरस पड़े। कुछ तो मान मर्यादा का ख्याल रखो। जवान लड़की के साथ घूमती हो, शर्म नहीं आती? घर का ही तो लड़का है, किसी बाहर वाले के साथ तो नहीं घूमती। विमाता ने उन्हें पलटकर जवाब दिया। अपनी पत्नी से तो वे कुछ न कह सकें, लेकिन अपना गुस्सा उन्होंने मेरे ऊपर उतारा। देखता हूँ घर के काम काज में तुम्हारा मन नहीं लगता है। दिन भर आवारा बनकर घूमते फिरते रहते हो। इस घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। अभी घर से बाहर निकाल दूँ तो रोटी दाल का भाव पता चल जाएगा। फिर वे भांति भांति से मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगे। औरत की जात से सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मजिस्ट्रेट बनो, बीए करो, फिर एलएलबी करो, हमारे खानदान का नाम रोशन करो। फिर तुम्हारे लिए एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की तलाश करूँगा ताकि तुम भी सुखमय जीवन व्यतीत करो। कहाँ तो स्वयं उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी थी और आज मुझे अपनी गृहस्थी उजाड़ने का कारण समझते हुए मुझे घर से दूर पड़ने के लिए कह रहे हैं। ये कैसे पिता हैं जिन्हें अपनी औलाद पर भरोसा नहीं? ये कैसे पति हैं जिन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं? मुझे नफरत सी होने लगी उनसे। विमाता को जब पता चला कि उनके पति मुझे बाहर पढ़ने भेजना चाहते हैं तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा, एक ही तो व्यक्ति है जिससे हंस बोलकर समय मेरा कट जाता है। आपसे मेरी उतनी भी खुशी देखी नहीं जाती। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था तो क्यों मुझसे शादी की? मैं सब समझ रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में कुछ चले ना चले, समाज के लोगों के मन में चल रहा है। आपको लोगों की बात पर भरोसा है, अपनी पत्नी अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। मैं लोक लाज के डर से कह रहा हूँ। बात में नरमी लाते हुए पिता ने कहा, तो फिर वे कहीं नहीं जाएंगे। बालक है, उसका भी अपना भविष्य है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए उसके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। विमाता ने चुप रहना उचित समझा। अपने पति के मन को वे ताड़ गई थी। बार बार रोकने की बात कहने से उनके चरित्र पर उंगली भी उठ सकती थी। फिर बेटे के भविष्य के बारे में सोचना भी जरूरी था। वे चुप रहीं और पिता ने मुझसे कहा, तुम इस घर के बड़े लड़के हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है घर की जिम्मेदारियां संभालना। उसके लिए तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना जरूरी है। तुम ऐसा करो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहीं किराए का कमरा या हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर लो। जो खर्चा आएगा मैं भेज दिया करूँगा। पिता के अंदर चल रहे संदेह को मैं समझ रहा था। मेरा मन उदासी से भर गया। मुझे लगा कि इतनी दूर चला जाऊं कि दोबारा पिता से मुलाकात ना हो। मैंने पिता से कहा, यहाँ तो बस पढ़ाई हो सकेगी, उसके बाद क्या? मैं चाहता हूँ कि किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करूँ ताकि। पिता ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम दिल्ली क्यों नहीं चले जाते? मेरे दोस्त का लड़का दिल्ली में पढ़ रहा है, मैं बात करता हूँ उससे। पिता ने सारी जानकारी जुटाई और मुझसे कहा, तुम चले जाओ, सारे काम वह करवा देगा। अभी प्रवेश परीक्षा चल रही है। मैं जाने के लिए एक पैर से तैयार था। जब तक मैं दिल्ली नहीं चला गया, पिता ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और बारीक निगाहों से अपनी पत्नी और मुझ पर नज़र रखने लगे। मैं दिल्ली आ गया। इस बीच विमाता ने मुझसे कम ही बातचीत की।
दिल्ली में तुम्हारा साथ मिला, खामोशियाँ टूटने लगी, संदेह के पतझड़ से मुक्ति मिल गई। एक दिन तुम्हारे साथ पिक्चर देखकर हॉस्टल वापस लौटा तो विमाता का फ़ोन आया। उन्होंने रोते हुए कहा कि एक तुम ही सहारा थे, तुमसे बात करके मन हल्का हो जाता था, किंतु मेरी इतनी खुशी भी किसी से देखी नहीं गई। मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ। काश कि तुम लौट आते, काश कि तुम मुझे अपने पास बुला सकते। जी करता है कि भाग जाऊं कहीं, भाग जाऊं। शब्द पिता के कानों में पड़े, जो कि शायद अचानक घर आ गए थे। उन्होंने मोबाइल छीनकर मुझसे बहुत गुस्से में कहा, इतनी दूर जाकर भी ये तमाशा बंद नहीं हो रहा है। लानत है तुम्हारी जैसी नालायक नीच औलाद पर। मैंने क्या किया? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? जो कहना है अपनी पत्नी से कहिए। गुस्से में उत्तर दिया मैंने। यदि तुम सच्चे हो तो इसका प्रमाण दो। प्रमाण? किस बात का? मैंने किया क्या है? तुम्हारे साथ भागने की बात सुन चुका हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और क्या प्रमाण चाहिए आपको मेरे निर्दोष होने का? तुम शादी कर लो। मैंने एक अच्छे घर की लड़की देखी है। जब तुम विवाहित हो जाओगी तो सारी बात खत्म हो जाएगी, अन्यथा यह सब चलता रहेगा। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। तुम्हें तभी निर्दोष मानूंगा जब तुम तुरंत दिल्ली छोड़कर मेरे कहने पर विवाह कर लोगे। यहाँ तुम्हारे शुद्ध चरित्र का और मेरे मन की शांति का इलाज होगा। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनकर पिता ने कहा, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था, अपने पिता की स्त्री पर ही। बस करिए, आपके दिमाग में संदेह बैठ गया है और शक का कोई इलाज नहीं। इलाज है। यदि तुम अपने पिता को जीवित देखना चाहते हो तो तुरंत वापस आकर शादी कर लो। यहाँ सब तैयार है। क्या मेरी शादी करने से आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा? हाँ, यह शादी तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा है मेरी दृष्टि में। पिता की दृष्टि में स्वयं को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं तुरंत गांव पहुंचा। पिता के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मुझे उनकी खुशी देखकर सुकून मिला। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम पर शक किया। कलानी से उनका चेहरा झुका हुआ था। मेरे विवाह का विमाता ने विरोध किया। उन्होंने अपने पति से कहा, आप अपने शक के हवन कुंड में अपने बेटे की आहुति नहीं चढ़ा सकते। आपको शक मुझ पर या अपने बेटे पर नहीं, अपने बुढ़ापे पर है। क्यों किया आपने मुझसे विवाह? इस विवाह के कारण आप अपने बेटे के शत्रु बन गए। आप घर की मुखिया हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब पर अन्याय करें। पिता ने कहा, तुम्हें इस शादी से ऐतराज़ है? इसका क्या मतलब समझूं? आपको जो मतलब निकालना है निकालो। आपने मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला है। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आप यह शादी अपने बेटे के चरित्र की जांच के लिए कर रहे हो तो मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। यह शादी होकर रहेगी तो मैं चली मायके। शौक से जाओ। मायके में तुम्हें पालने की क्षमता होती तो मेरे मत्थे क्यों उमड़ते। विमाता ने गुस्से में मायके का रुख किया। पिता को लगा, चलो अच्छा है, मुसीबत टली, शादी अच्छे से हो जाएगी। फिर रहेगी कितने दिन मायके में? आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे नहीं आई। बाद में पता चला कि वे अपने हम उम्र के किसी युवक के साथ शहर चली गई। गांव में तो अब उनका आना मुमकिन नहीं था। पंचायत ने बैठकर निर्णय लिया था कि गांव में उन्हें प्रवेश न करने दिया जाए। विमाता ने मेरे प्रति अपनत्व दिखाया, मेरी अग्नि परीक्षा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, या उन्हें अपने हमउम्र जीवन साथी की तलाश थी, कह नहीं सकता। विमाता के जाने का पिता को कोई खास दुख नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सिर से कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि शायद वे जान चुके थे कि उम्र का इतना अंतराल उनके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता था। यह बात वे समझ चुके थे। अब मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करूँगा अगले वर्ष से। अपनी शादीशुदा जीवन चलाने के लिए पिता ने मेरे हिस्से की ज़मीन बेचकर शहर में एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाने की तैयारी की हुई है। तुम हमेशा मेरी स्मृति में रहोगी। तुम्हारा खास दोस्त कुशाल। पत्र बंद किया मैंने क्योंकि मेरा दिल और दिमाग दोनों भारी हो चुके थे। मेरा खास दोस्त, जिससे मैंने बहुत सी उम्मीदें पाल रखी थी, पत्र पढ़कर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। नियति का खेल समझ मैं आगे बढ़ गई।
दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।